नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आज हम चर्चा करेंगे डिप्लोमेट अभय कुमार द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड के भाग 2 के बारे में। नालंदा महाविहार प्राचीन भारत का सिर्फ एक विश्वविद्यालय ही नहीं था, बल्कि यह दुनिया का पहला ऐसा शिक्षा केंद्र था जहां छात्र दूसरे देशों से आकर रहते थे, पढ़ते थे। यह सभी देशों और संस्कृतियों के लिए खुला था। नालंदा गंगा के उपजाऊ मैदानों में स्थित था और लगभग 5वीं से 13वीं शताब्दी सीई तक शिक्षा, तर्क, दर्शन, विज्ञान और आध्यात्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बना रहा। यहाँ चीन, कोरिया, तिब्बत, नेपाल, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नालंदा की इमारतें बौद्ध चैत्य की 2 प्रमुख शैलियों पर आधारित थी, पंचायतन शैली और क्रूसीफॉर्म शैली। करीब 700 वर्षों में सारीपुत्र का महान स्तूप धीरे धीरे एक विशाल चैत्य में बदल गया। आज भी नालंदा में पंचायतन शैली के कुछ दुर्लभ स्तूप मिलते हैं, जिनकी ईंट और प्लास्टर की मूल संरचना लगभग 5वीं शताब्दी सीई की है। नालंदा के अधीन 200 से अधिक गांव थे, जिनसे रोज चावल, दूध और घी की आपूर्ति होती थी। राजा पूर्णवर्मा ने बुद्ध की 80 फीट ऊंची तांबे की प्रतिमा दान की थी, जो नालंदा की प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। आसपास की झीलें और जल स्रोत इतनी बड़ी भिक्षु आबादी के जीवन का आधार थी। चीनी यात्री हवेनसांग के अनुसार नालंदा से जुड़े लोगों की संख्या लगभग 10,000 थी, जबकि यहाँ 3,000 से अधिक स्थायी भिक्षुओं का भी उल्लेख मिलता है। इतनी बड़ी संख्या के लिए रोज लगभग 1.5 टन भोजन की व्यवस्था होती थी, जो नालंदा के आसपास के किसानों के बीच के गहरे सहयोग को दर्शाता है। नालंदा अपने वाद विवाद और तर्क परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। यह प्रवेश पाना आसान नहीं था। द्वार पर विद्वान कठिन शास्त्रार्थ लेते थे, जिसमें से 10 में से केवल 2-3 छात्र ही सफल हो पाते थे। यह पढ़ना अपने आप में सम्मान की बात थी। हर दिन 100 से अधिक व्याख्यान और बहसें होती थी। सुबह से रात तक विचार विमर्श चलता था। कठोर नियमों के बावजूद लगभग 700 वर्षों के इतिहास में नियम तोड़ने की कोई बड़ी घटना दर्ज नहीं है। यह सम्मान का आधार धन या पद नहीं, बल्कि ग्रंथों का गहरा ज्ञान था। नालंदा में शिक्षा केवल बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं थी। यहाँ पढ़ाए जाते थे त्रिपिटक, महायान और अन्य बौद्ध संप्रदाय, वेद, तर्क साहित्य, व्याकरण, आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान, पाणिनि का संस्कृत व्याकरण, कानून और दर्शन। इसमें बहुत से ऐसे विषय जो भविष्य सोच विकसित करते थे। बौद्ध और गैर बौद्ध सभी को खुलकर पढ़ने और बहस करने की आज़ादी थी। कठोर बहसों के बावजूद नालंदा की परंपरा अहिंसक रही। यहाँ विचारों का उत्सव मनाया जाता था। प्रशासन और दैनिक कार्य नालंदा के प्रशासन भिक्षु समुदाय से मिलकर चलता था। किसी भी अपराध और दंड का फैसला इस सामूहिक रूप से होता था। कमरों का बंटवारा मानसून की शुरुआत में वरिष्ठता के आधार पर किया जाता था। यहाँ 10 से अधिक स्नान कुंड, व्यवस्थित रसोई और शौच प्रणाली थी। नालंदा का विशाल पुस्तकालय 3 भागों में बटा था: रत्नोदधि, रतन सागर और रतन रंजक। नालंदा ने कई महान विद्वान दिए,
नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, देनागा, आर्यभट्ट और अतिशा, इन सभी ने दर्शन, तर्क, गणित और बौद्ध परंपराओं को पूरे एशिया में फैलाया। चीनी यात्री फायान हवेनसांग ने यहाँ अध्ययन कर ग्रंथों का अनुवाद किया और भारत चीन के बीच ज्ञान का सेतु बनाया। 13वीं शताब्दी में आक्रमणों के कारण नालंदा का भौतिक रूप नष्ट हो गया, लेकिन इसकी बौद्धिक विरासत, बहुविषयक शिक्षा, तर्कशील सोच, सामूहिक प्रशासन और वैश्विक दृष्टि आज भी आधुनिक विश्वविद्यालयों के लिए प्रेरणा का काम करती है।